जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि SC ST की ज़मीन क्या जनरल कैटेगरी वाले खरीद सकते हैं या फिर OBC वाले खरीद सकते हैं। SC ST तो आप जानते ही होंगे। SC ST जिसे हम दलित या आदिवासी कहते हैं, दलित, महादलित, आदिवासी, कहीं कहीं हरिजन भी बोला जाता है। तो ये लोग जो है, इन लोगों का प्रॉपर्टी, इन लोगों का ज़मीन क्या जनरल कैटेगरी वाले मतलब अदर कास्ट वाले, ऊंची जाति वाले, स्वर्ण जाति वाले या फिर OBC वाले खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं। ये सारी जानकारी दूंगा, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि बहुत सारे राज्य में, भारत के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे SC ST की ज़मीन OBC नहीं खरीद सकता है, SC ST की ज़मीन जनरल कैटेगरी वाले नहीं खरीद सकता है, SC ST की ज़मीन SC ST वाले ही खरीद सकता है, आदिवासी की ज़मीन आदिवासी ही खरीदेगा और दलित का ज़मीन दलित ही खरीद सकता है, या फिर दलित का ज़मीन आदिवासी खरीदेगा, आदिवासी की ज़मीन दलित खरीदेगा। इस तरह के बहुत सारे राज्यों में नियम है, कानून है, ये राज्य का अपना कानून। हालांकि कानून के किताब में कहीं भी ये दर्ज नहीं है कि SC ST की ज़मीन अदर कास्ट नहीं खरीद सकता है या फिर ऊंची जाति वाला नहीं खरीद सकता है, OBC वाला नहीं खरीद सकता है। ऐसा कहीं भी कानून के किताब में जिक्र नहीं है, लेकिन राज्य, सभी राज्य अपना अपना कानून बना चुका है इस पर। तो इसलिए बनाया गया, क्यों बनाया गया ये कानून? वो इसलिए बनाया गया कि अक्सर कहा जाता है कि दलित और महादलित दबे कुचले होते हैं, मतलब कि पिछड़े होते हैं, ज़्यादा पिछड़े होते हैं और उनके पास शिक्षा की कमी होती है, साधन की कमी होती है, रोजगार की कमी होती है, ताकत की कमी होती है, पावर की कमी होती है। तो इस वजह से उनका शोषण बहुत ज़्यादा होता है। ये सरकार का कहना है कि उनका शोषण बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए उनका ज़मीन कोई बरगला कर लिखा लेता है, दारू पिला कर लिखा लेता है, झूठ बोल कर लिखा लेता है, या फिर धमका के लिखा लेता है, या फिर अत्याचार करके उसका ज़मीन प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करा लेता है। तो इसलिए हर राज्य में कानून बनाया गया। सभी राज्य में कानून है, लेकिन सभी का कंडीशन थोड़ा अलग अलग है, लेकिन ये कानून लगभग सभी राज्य में लागू है। आप पूरा वीडियो देखिए, पूरी बातें आपको समझ में आ जाएगी। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, स्किप मत करिए, वरना आप समझ नहीं पाएंगे इस बातों को। और इस वीडियो को जो देख रहे हैं इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, वो दबा के आप लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार से नई नई जानकारी लाता रहूँगा। और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं पहले से, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ आपको। तो आते हैं कि SC ST का ज़मीन यानी कि दलित, महादलित और आदिवासी की ज़मीन जनरल कैटेगरी वाले, अदर कास्ट वाले, OBC वाले खरीद सकते हैं कि नहीं? तो नहीं खरीद सकते। मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि कोई भी दलित है, महादलित मतलब हरिजन जिसे बोलते हैं, जो आदिवासी है, जो आदिवासी आप समझ रहे हैं, तो आदिवासी है, इन लोगों का ज़मीन OBC भी नहीं खरीद सकता है। OBC आप समझ रहे हैं, जो अदर जाति वाला, जो पिछड़ा वर्ग होता है, अति पिछड़ा वर्ग होता है, वो भी नहीं खरीद सकता है। स्वर्ण तो और नहीं खरीद सकता है, क्योंकि वो जनरल कास्ट में आते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा संपन्न माना जाता है, तो वो भी नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन खरीद भी सकते हैं। इसके लिए कंडीशन दिया गया है, लेकिन कब खरीद सकते हैं, किस परिस्थिति में खरीद सकते हैं, इसका कंडीशन कुछ बनाया गया है। सभी राज्य का अलग अलग नियम बनाया गया है। इसके लिए सारा भार जो जिम्मा है, जो आदिवासी का ज़मीन, दलित का ज़मीन, महादलित का ज़मीन है, उसका बिक्री न हो, अगर हो तो किस परिस्थिति में हो, ये सारा जिम्मा हर जिले के कलेक्टर को दिया गया है और या फिर जिलाधिकारी को दिया गया है, जिसे हम DM कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। कलेक्टर या जिलाधिकारी दोनों का पावर होता है इसे देख रेख करने के लिए। अब बता रहा हूँ कि क्या करना है, किस परिस्थिति में आप ले सकते हैं। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश में कानून बनाया गया है। तो उत्तर प्रदेश में क्या है कि उत्तर प्रदेश में आप आदिवासी या दलित का ज़मीन खरीदते हैं, तो इसके लिए आपको कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ेगा कि मैं दलित का ज़मीन खरीद रहा हूँ, आदिवासी का ज़मीन खरीद रहा हूँ या महादलित का ज़मीन खरीद रहा हूँ। जिसका आप ज़मीन खरीद रहे हैं, इसके लिए आपको कलेक्टर के यहाँ आवेदन करना पड़ेगा ज़मीन के ब्यौरा के साथ। अब बता रहा हूँ परमिशन किस परिस्थिति में मिलेगा, कब मिलेगा। तो तभी मिलेगा परमिशन आपको जब किसी दलित, महादलित, आदिवासी के पास 3 एकड़ मतलब 3 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन हो। मतलब कि किसी भी दलित, महादलित, आदिवासी के पास 3 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, तो 3 एकड़ से जो ज़्यादा ऊपर का ज़मीन है वो बेच सकता है, वो ज़मीन को जनरल कास्ट या OBC खरीद सकता है। लेकिन इसके लिए कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा, उसके लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा। अगर कलेक्टर परमिशन दे देता है, वो इंक्वायरी कराएगा कि इस दलित के पास, इस आदिवासी के पास, इस महादलित के पास, इनके पास, SC ST के पास 3 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है या नहीं, मतलब 3 एकड़ से ऊपर ज़मीन है या नहीं, या 3 एकड़ से कम।
अगर ज़मीन बेचने के बाद 3 एकड़ से कम ज़मीन हो जाता है तो रजिस्ट्री शून्य माना जाएगा। अगर कलेक्टर परमिशन भी दे देता है, डीएम परमिशन भी दे देता है, आप काम भी करा लेते हैं, बाद में पता चलता है कि इसके पास ज़मीन 3 एकड़ से कम है, थोड़ा भी अगर कम पड़ा तो फिर आपका रजिस्ट्री कैंसिल कर दिया जाएगा, वो शून्य माना जाएगा। तो ये कंडीशन है, मतलब दलित, महादलित या आदिवासी का ज़मीन आप खरीदते हैं तो उसके पास 3 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन होना चाहिए, तभी उससे ऊपर वाला ज़मीन खरीद सकते हैं, वो भी कलेक्टर या डीएम के परमिशन से। डायरेक्ट नहीं खरीद सकते हैं, डायरेक्ट जाकर रजिस्ट्री कराएंगे तो शून्य माना जाएगा, उस रजिस्ट्री का कोई वैल्यू ही नहीं। रजिस्ट्री तो हो जाएगा, रजिस्ट्री हो भी जाएगा, लेकिन वो बाद में शून्य माना जाएगा। कोई कंप्लेन होता है, कोई ऑब्जेक्शन करता है, या दलित महादलित जिससे आपने ज़मीन लिया वही ऑब्जेक्शन कभी कर देता है, वही कभी ऑब्जेक्शन कर देता है, उसके परिवार वाले लोग ऑब्जेक्शन कर देते हैं, उसके समाज वाले लोग ऑब्जेक्शन कर देते हैं, उसके रिश्तेदार ऑब्जेक्शन कर देते हैं, तो आपका रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, शून्य माना जाएगा, क्योंकि ऐसा लॉ ही नहीं है। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए बता रहा हूँ, और बाकी झारखंड के लिए भी अलग नियम है, राजस्थान के लिए अलग नियम है, एमपी के लिए अलग नियम है। हर राज्य में ये नियम लागू है, ये कानून लागू है कि एससी एसटी आदिवासी की ज़मीन आप नहीं खरीद सकते हैं, ओबीसी नहीं खरीद सकता है, जनरल कैटेगरी वाला नहीं खरीद सकता है, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा कंडीशन है। लेकिन ये कंडीशन जो कलेक्टर से परमिशन लेना है, डीएम से परमिशन लेना है, ये हर राज्य में वही कंडीशन है, सबके लिए अलग अलग नहीं है। ये कंडीशन सब राज्य में वही है। तो आप किसी भी राज्य का है, झारखंड के हैं, एमपी के हैं, राजस्थान के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, तो और भी छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में अगर दलित, महादलित, आदिवासी की ज़मीन आप खरीदने जा रहे हैं तो पहले आप कलेक्टर से परमिशन लीजिए, पहले आप डीएम से परमिशन लीजिए, कलेक्टर से परमिशन लीजिए, लिखित में ज़मीन के ब्यौरे के साथ में। तो अगर वहाँ से परमिशन मिल जाता है, लिखित परमिशन मिल जाता है, तभी आप रजिस्ट्री करा सकते हैं, तभी आप रजिस्ट्री कराएं, ये आपके हित में सही रहेगा। तो अब सवाल ये उठता है कि उसका ज़मीन खरीदेगा कौन? कोई एससी एसटी मतलब दलित, महादलित या आदिवासी है, तो उसका ज़मीन अगर ओबीसी वाला नहीं खरीद रहा है, जनरल वाला नहीं खरीद रहा है, तो खरीदेगा कौन? कभी उसको ज़रूरत पड़ जाए, उसको बेचना पड़ जाए तो कौन खरीदेगा, कहाँ बेचेगा? तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि दलित का ज़मीन, महादलित का ज़मीन, आदिवासी का ज़मीन, इन लोगों का ज़मीन आपस में ही खरीद बेच हो सकता है। मतलब कि दलित का ज़मीन दलित खरीद सकता है, महादलित का ज़मीन महादलित खरीद सकता है, आदिवासी का ज़मीन आदिवासी खरीद सकता है, या फिर दलित का ज़मीन महादलित भी खरीद सकता है, आदिवासी भी खरीद सकता है, आदिवासी का ज़मीन दलित महादलित भी खरीद सकता है। लेकिन यहाँ भी डायरेक्ट नहीं खरीद सकता है। इसके लिए हर राज्यों में बहुत कड़ा कानून है, मतलब डायरेक्ट आपस में भी खरीद बेच वो लोग नहीं कर सकते। इसके लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा, इसके लिए भी कलेक्टर या डीएम से परमिशन लेना पड़ेगा, वहाँ से आदेश होता है, तभी आपस में भी खरीद बेच हो सकता है। यहाँ क्या है, यहाँ थोड़ा आसान कंडीशन है। कंडीशन ये है कि यहाँ आसानी से आपको परमिशन मिल जाएगा, यहाँ ज़्यादा छानबीन नहीं होगा, इंक्वायरी नहीं होगी। आप सेम कास्ट के हैं या फिर दलित है, महादलित है, आदिवासी है, आपस में अगर खरीद बेच कर रहे हैं तो यहाँ ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, परमिशन आसानी से मिल जाता है। लेकिन बिना परमिशन के यहाँ भी खरीद बेच नहीं कर सकते। इसी तरह का एक मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया था, इसी तरह का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट तक गया था कि आदिवासी का ज़मीन दलित ने खरीदा था, आदिवासी का ज़मीन दलित ने खरीदा था, लेकिन उसने कलेक्टर से परमिशन नहीं लिया था, कलेक्टर से परमिशन नहीं लिया था, डीएम से परमिशन नहीं लिया था, क्योंकि आपस का मामला था, दलित महादलित का मामला था, तो आपस में बिना परमिशन का ज़मीन खरीद लिया। लेकिन उसके घर वाले ने, जो ज़मीन बेचा, उसके घर वाले ने ऑब्जेक्शन कर दिया, चैलेंज कर दिया इस डीड को। तो चैलेंज जब कोर्ट में किया तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट तक मामला गया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला इसमें सुनाया, रजिस्टर्ड डीड था के वाला था, जिसे बैनामा भी बोलते हैं, उसे कैंसिल करने का आदेश दे दिया। मतलब कि उसे ये कहा गया कि उस डीड को, उस रजिस्ट्री को शून्य माना जाए, वो रजिस्ट्री माना ही नहीं जाए, वो इसलिए कि कलेक्टर से या डीएम से परमिशन नहीं लिया गया। जबकि यहाँ पर आदिवासी का ज़मीन दलित खरीद रहा है, आदिवासी का ज़मीन दलित ने खरीदा था, जबकि ऐसी समस्या नहीं आना चाहिए। लेकिन समस्या क्यों आया? क्योंकि कोई भी खरीद रहा है, परमिशन लेना जरूरी है। परमिशन हालांकि आसानी से मिल जाता है इसमें, क्योंकि आदिवासी का ज़मीन दलित खरीद रहा है, परमिशन आसानी से मिल जाता है, लेकिन उसने परमिशन लिया ही नहीं। सोचा परमिशन तो मिल जाएगा, हम लोगों का कंडीशन तो सेम ही है और हम लोगों में तो आपस में खरीद बेच कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने सोच के सीधे खरीद लिया। लेकिन नियम है और कानून है तो उसे पालन करना पड़ेगा। हाँ, भले ही इस पर ऑब्जेक्शन नहीं होता तो कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन ऑब्जेक्शन हुआ, इसीलिए डीड को कैंसिल करने का आदेश दिया गया, डीड को शून्य माना गया। तो ऑब्जेक्शन तो होना ही होना है। जब नियम पता चलेगा घर वालों को, कानून पता चलेगा कि हाँ ये कानून है, तो उसका फ़ायदा कोई भी उठाना चाहेगा, क्योंकि आप पैसे दे देंगे, ज़मीन रजिस्ट्री करा लेंगे, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करा लेंगे, और उससे पता चलेगा कि मैं तो इसे दे ही नहीं सकता था, इसे कैंसिल कराया जा सकता है। तो पैसा डुबाने के लिए आपको कैंसिल भी करा देगा, रद्द भी करा सकता है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गलती सारी की सारी आपकी मानी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जिम्मेवारी होता है कि जो ज़मीन खरीद रहा है, जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उसको परमिशन लेना है कलेक्टर के पास, ज़मीन के सारे ब्यौरे के साथ उसको परमिशन लेना है।
ना कि जो बेच रहा है उसको परमिशन देना है। आपको वहाँ से परमिशन लेना है कि मैं फलाना ज़मीन फलानी जगह से खरीद रहा हूँ, खाता नंबर, खसरा नंबर, सारे चीज़ के साथ आवेदन करना है, उसके डीड के जीरोक्स के साथ। वहाँ से परमिशन आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर आप दलित, महादलित या फिर आदिवासी हैं, आपस के लोग हैं, तो आसानी से परमिशन मिल जाएगा। परमिशन तो लेना ही। तो दलित, महादलित या आदिवासी का ज़मीन ले तो ज़रूर पहले परमिशन ले ले। कोशिश करें कि अगर उसका ज़मीन है तो लेने का प्रयास ना करें, लेकिन ज़रूरी हो ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़मीन लेना है, आपके आसपास में आपके काम का है, तो परमिशन ज़रूर ले लें और इसके कानून के बारे में जानकारी ज़रूर ले लें। सारा कंडीशन समझ ले। सभी स्टेट में अलग अलग कंडीशन है, इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। सारे स्टेट का अलग अलग से क्या क्या नियम है, क्या क्या कानून है, इस पर विस्तार से एक लंबा वीडियो बना के मैं ज़रूर अपने चैनल पर डालूंगा। अगर आपके मन में किसी प्रकार का सवाल है, कोई डाउट है, कोई शंका है, कुछ पूछना है या फिर इसी तरह के कोई टॉपिक पर नया वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आपके सवालों को भी जवाब देने का कोशिश करूँगा। तो मैंने बताया आपको कि सभी राज्य के अलग अलग कानून हैं। ये कंडीशन तो सेम ही है कि कलेक्टर से परमिशन लेना है, लेकिन ये ज़मीन का जो मामला है कि कहीं 3 एकड़ से ज़्यादा है तभी खरीद सकते हैं, या फिर कहीं पर आवासीय ज़मीन खरीद सकते हैं, कृषि ज़मीन नहीं खरीद सकते। जैसे राजस्थान में ये नियम है कि दलित, महादलित या आदिवासी का कृषि भूमि आप नहीं खरीद सकते, आवासीय भूमि खरीद सकते हैं, परमिशन लेके खरीद सकते हैं। कृषि भूमि तो परमिशन के बाद भी नहीं खरीद सकते। तो इसी तरह का जैसे उत्तर प्रदेश में मैंने बताया कि 3 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है अगर आदिवासी के पास, दलित के पास, तो उसके ऊपर का ज़मीन खरीद सकता है परमिशन लेके कलेक्टर से या फिर डीएम से। तो इसी तरह जैसे झारखंड में उसका अलग नियम है, एमपी में अलग नियम है, लेकिन ये कलेक्टर वाला सिस्टम सब जगह है, डीएम वाला सिस्टम सब जगह है, परमिशन तो लेना ही है। तो अगर इस पर सारा विस्तार से अगर वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वो सारा मैं बता दूंगा सब स्टेट का अलग अलग कि कहाँ का क्या क्या नियम है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, एक ही में बताना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर पूरा चीज़ बताऊँ आपको तो ये 40-45 मिनट का, 50 मिनट का वीडियो हो जाएगा। तो मैं संक्षेप में इसीलिए बता रहा हूँ। तो मैंने बताया कि आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।